हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और स्वागत करता हूं आप सबका नोबिता एक्सप्लेन पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक ज़बरदस्त और मज़ेदार मानव सीरीज़ जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप हमारे कोई भी नए एक्सप्लेन मिस ना करो। लेट्स गो। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसका चेहरा देखकर लगता है जैसे छिपकली का फुल एच डी वर्जन हो। बिना किसी वजह के वो सामने खड़े एक बच्चे को परेशान कर रहा है। हाँ भाई, बोली, बच्चा पिट रहा है। और मानवा की दुनिया में ये उतना ही नॉर्मल है जितना सुबह उठकर इंस्टा चेक करना। वो बच्चे को ऐसी धुनाई दे रहा है जैसे आज इसकी फिटनेस चैलेंज का लेग डे हो। लेकिन मजाल है, जिसे मार पड़ रही है वो चुपचाप सब सह रहा है। इसी दौरान एंट्री होती है हमारी स्टोरी की दूसरी कैरेक्टर की, एक लड़की। और यहीं से हमें जानकारी मिलती है कि इस बुली का नाम है डोंगू। लड़की डोंगू को रोकती है क्योंकि आज भाई साहब अपनी लिमिट को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं जैसे पबजी में जोश में जोन के बाहर भागना। इसी माहौल में हमें नजर आता है इन सब का असली बॉस। उसे उसके सेकंड इन कमांड ने बताया कि सेकंड ग्रेड का बॉस पार्क सॉन्ग कैफेटेरिया में किसी ने पूरी तरह डिलीट कर दिया है। और जिसने उसे पीटा वो कोई और नहीं, एक ताज़ा ताज़ा आया हुआ ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। अब ये स्कूल वैसे ही मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा चलता है। बच्चे एक दूसरे को ऐसे मारते हैं जैसे पीरियड के बाद प्रैक्टिकल चला हो। इसीलिए इसे लोग सुमन हाई स्कूल के नाम से जानते हैं। उर्फ जहां एडमिशन से ज़्यादा पिटाई की गारंटी मिलती है। अब जो ये जानकारी देने वाला लड़का है वो खुद सुमन हाई स्कूल का सेकंड रैंक टॉप फाइटर है। और जो सामने बैठा बॉस है वो है पार्क कैंगवुक। कैंगवुक की इंट्रो चल ही रही थी कि अचानक वह लड़की टपक पड़ी। यहाँ देखो, वीडियो में दिख रहा बंदा, यही तो सुमन हाई स्कूल का बॉस है। कैंगवुक को बीच में टोकना पसंद नहीं आया। वो सिग्मा स्टाइल में बोला, एक बार और बीच में बोली तो छत से नीचे फेंक दूंगा। लड़की की पूरी वीडियो बर्बाद और कैंगवुक का गुस्सा बरकरार। उसका सेकंड इन कमांड बोला, ये पागल लड़की कौन है? फिर बोला, भाई लड़कियां हर फील्ड में हमसे आगे ना निकल जाए, इसका डर सही है। लेकिन असली दिक्कत कुछ और थी। कैंगवुक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई नया नवेला लड़का आए और उसके स्कूल के जूनियर को कैफेटेरिया में कूट जाए। बॉस होने के नाते अगर वो बदला नहीं लेगा तो उसकी इज्जत ज़मीन के नीचे चली जाएगी। इसलिए डिसीजन फाइनल, स्कूल छुट्टी के बाद उसे उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट को पेलना ही है। लेकिन भाई, ड्रामा की एंट्री नहीं होती क्योंकि कहानी का हीरो खुद ही कैंगवुक के सामने आ जाता है, वो भी स्टाइल में। वो बोलता है, सुना है इस कमरे में बॉस बैठा है, तो बताओ तुम में से वो कौन है? हीरो इतना हैंडसम है कि मैं खुद भी थोड़ा बहुत जल गया। और वो पागल टिकट होगा लड़की, हीरो को देखते ही 5 सेकंड में पूरी लिक्विड मोड में चली गई। दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या इसके साथ सोने का चांस मिलेगा? हीरो ने पूछा तो जवाब देने कूद पड़ा गू। वो बोला, इतनी जल्दी काहे की? तुम कौन हो? और मान लो मैं बॉस हूं तो तुम कर लोगे क्या? उसका डायलॉग पूरा हुआ भी नहीं था कि हीरो ने सीधा उसके चेहरे पर एक ऐसा मुक्का जड़ दिया कि बंदा ऑफलाइन हो गया। जो बच्चा पिट रहा था उसकी आंखें चश्मे से बाहर आने लगी और लड़की सीधे से मोड़ में चली गई। ये सब देख सेकंड इन कमांड भड़क गया। वो बोला, तू है कौन बे? तुझे पता है किस सिचुएशन में खड़ा है और हमें नहीं जानता? हीरो बोला, नहीं, तुम दोनों को नहीं जानता, स्कूल में किसी को नहीं जानता, मैं ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ। इस पर सेकंड इन कमांड बोला, ओह, तो एक फाइट मारकर डेयर बनना चाहता है। सपने तो सुने थे, आज एक लल्लू को करते भी देख लिया। वो बातों बातों में हीरो को पोक करने लगा। हीरो ने उसका हाथ पकड़ा, उंगलियां मरोड़ी और पूछा, यह बॉस कौन है? दर्द इतना तगड़ा था कि उसने तुरंत कैंगवुक की तरफ इशारा कर दिया। ये देखकर कैंगवुक चिल्लाया, ट्रेटर, धोखेबाज। लेकिन सोचना कि हीरो उसे छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं। हीरो ने ऐसा थप्पड़ मारा कि वो अगले पीरियड तक नहीं उठने वाला। क्लासरूम वाले बोले, भाई ये तो रियल लाइफ मूवी है। अब हीरो कैंगवुक के सामने खड़ा होकर बोला, ओए मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल वाले, क्या तू ही इस जगह का बॉस है? कैंगवुक चिढ़ गया, देख भाई, तू चाहे जो हो,
मुझे कम आंकने की हिम्मत तुझे कैसे हुई? और इतनी फ्रेंडली बात करने की इजाजत किसने दी? हीरो ने बिना जवाब दिए सीधे उसके चेहरे पर एक पंच जड़ दिया। ये पंच हल्का था। जैसे ही कैंगवुक ने काउंटर पंच मारा, हीरो ने बड़े कूल अंदाज में उसे डॉज कर लिया। फिर आया द मोमेंट। हीरो ने ऐसा मुक्का मारा कि आवाज पटाखा फूटे जैसी आई। फिर दूसरा पंच सीधा चेहरे पर। और अब आती है टाइगर श्रॉफ से भी बेहतर फ्लाइंग किक। हीरो हवा में उड़ा, किक मारी और कैंगवुक इतना दूर गया कि पीछे की खिड़कियां चटाक चटाक करके टूट गई। और क्लास के जितने भी किताबी कीड़े थे ना, जो इस पूरी फाइट को लाइवलाइन की तरह देख रहे थे, उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, अनबिलीवेबल। पूरा स्कूल एकदम से शांत, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट, बोएका। फाइटिंग में तो यह बंदा ऐसा टैलेंट लेकर पैदा हुआ है जैसे भगवान ने अलग से फाइट डीएलसी दे दिया हो। ऊपर से लुक्स भी ऐसे कि लड़कियां एक नज़र में ही पानी पानी हो जाए। बोएका पार्क कैंगवुक को कहता है, जब उठ जाओ ना तो दोबारा भी लड़ सकते हो। नाराज मत होना, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। जिस बच्चे को अभी तक कैंगवुक का अंडरलिंग तंग कर रहा था, वो भी दंग रह गया। उसके मुंह से बस निकला, डेम, ये तो सच में ओपी है। और वो लड़की जो पहले ही पानी में तैर रही थी, उसके लिए बोएका अब पूरा राजकुमार प्लस हैंडसम प्लस स्ट्रॉन्ग कॉम्बो बन चुका था। उसे तो बोएका को देखते ही नए नए अडल्ट फ्यूचर प्लान्स आने लगे। शाम होते होते वो स्टूडेंट बोएका के पास आता है और उसे एक डील ऑफर करता है। डील ये, अगर बोएका किसी डिलिंक्वेंट या बॉस को हराएगा तो उसे मिलेंगे। और सवाल ये, क्या बोएका इस डील को एक्सेप्ट करेगा? बोएका बोला, भाई मैं अभी अभी कोरिया आया हूँ, तुम क्या बोल रहे हो वो तो पूरी तरह समझ नहीं आया। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ चाहिए तो स्ट्रेंथ फ्री नहीं मिलती, पैसा देना पड़ेगा। ये सुनते ही उस स्टूडेंट को स्पाइडरमैन की खास लाइन याद आ गई, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे लगा था बोएका अपनी ताकत न्याय के लिए चलाएगा, पर बोएका को न्याय वाय से ज़्यादा दिलचस्पी है पैसे में। क्योंकि बोएका का रूल सिंपल है, नो मनी नो सर्विस। स्टूडेंट बोला, दुनिया का नेचर है कि ताकतवर लोग कमज़ोरों की मदद करते हैं। क्या तुम उस टाइप के नहीं हो? बोएका ने सीधा जवाब दिया, बकवास मत करो, ये जस्टिस वस्टिस वाली बातें मेरे काम की नहीं। मैं अपना टाइम फालतू में बर्बाद नहीं करता। अगर पैसे नहीं हैं तो भूल जाओ। लेकिन स्टूडेंट अभी भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो बोला, तुमने मेरी सिचुएशन देखी है और मेरे जैसे बाकी बच्चों की भी। हम यहाँ नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। स्कूल नाम की जगह में डर और पिटाई ही मिलती है। टीचर भी मदद नहीं करते, उल्टा शिकायत करो तो और ज़्यादा पिटाई होती है। हर दिन ऐसा लगता है जैसे हम किसी वॉइड में फंसे हुए हों, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन जब तुमने पुलिस को ऐसे पीटा जैसे वो मक्खियाँ हो, मुझे पहली बार लगा कि शायद ज़िंदगी बदल सकती है। इतनी दिल छू लेने वाली बातें सुनने के बाद भी बोएका का चेहरा एकदम फ्रिज मोड में रहा। नो रिएक्शन, नो इमोशन। स्टूडेंट को लगा अब तो मान जाएगा, पर बोएका बोला, मेरे पास अपने मुद्दे बहुत हैं। और हाँ, अगर पैसे नहीं हैं तो मदद भूल जाओ। क्योंकि बोएका के लिए हर चीज़ का उत्तर एक ही है, पैसा। पैसा और पैसा। स्टूडेंट भड़क गया, सब लोग पैसों के सामने ही क्यों झुकते हैं? पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। बोएका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुमने कभी किलर्स के बारे में सुना है? स्टूडेंट हक्का बक्का, कौन से किलर्स? बोएका बोला, मेरे फादर दुनिया की सबसे बड़ी किलर ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। सीधे शब्दों में, गैंगस्टर। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ। लेकिन कुछ समय पहले मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, क्योंकि मेरा बाप हमेशा मेरी माँ को रुलाता था। इसलिए मैं और मेरी सिबलिंग्स कोरिया आ गए, बिना किसी प्लान के। बस उससे दूर जाना था। और मेरे फादर ने गुस्से में हमारे सारे बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए। मैं कोरिया की सबसे ऊंची इमारत रहना चाहता हूँ, पर उसके लिए पैसा चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। और पैसा कमाने के लिए आज मेरा बर्गर किंग इंटरव्यू भी है। ये सब सुनकर स्टूडेंट को लगा, ये सच बोल रहा है या कहानी सुना रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आ गया, बोए का मजाक करने वाला बंदा नहीं,
बोयका धीरे धीरे दूर जा रहा था कि तभी उस स्टूडेंट ने तुरंत ऑफर दे दिया, एक बंदा पिटा दोष 50,000 वोन। बोयका वहीं रुक गया। स्टूडेंट ने सोचा, लगता है गुस्सा हो गया, या शायद 50,000 कम लग रहे हैं। लेकिन नहीं, बोयका बोला, डील मंजूर है। और ये सब वो पागल टिकटों का लड़की भी देख रही थी। अब उसका फैंटेसी लेवल और भी वीआईपी मोड में चला गया था, क्योंकि उसने सुना ये लड़का पैसों के लिए कुछ भी करेगा, और दिमाग में खुराफाती आइडियाज लाइन बनाकर खड़े हो गए। उसी रात सीन कट होता है कुछ और लोगों पर। ये लोग बात कर रहे हैं कैंगवुक के बारे में। टॉपिक कि ट्रांसफर स्टूडेंट ने अपने पहले ही दिन 3 बंदों को हराया, जिनमें से एक कैंगवुक भी था। ये दोनों बंदे हैं सुमन हाई स्कूल के डी क्लब के कैप्टन आर्क जुयंग और उसका साथी, जिसको कैंगवुक से ज़्यादा अपने पैसों की टेंशन थी, क्योंकि कैंगवुक बच्चों से टैक्स वसूल कर इन्हें पैसे पहुंचाता था। अब कैंगवुक पिट गया तो इनका फंडिंग सिस्टम भी डाउन। तो अब कहानी का अगला झटका ये है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम बर्बाद हो चुका है। और जो दूसरा बंदा है वो भी वाइस कैप्टन है, वो भी उसी जूडो क्लब का। उसका नाम है पार्क जूडोंग। और ये दोनों गुब्बारे अब बोयका के नेक्स्ट टारगेट है। इन दोनों को हराएगा मतलब 50,000 वन गुने दो, यानी बोयका की जेब गर्म होने वाली है। बोयका को डर ना भाई ना। वो दूर खड़ा दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे नेटफ्लिक्स पर नया एपिसोड स्टार्ट होने वाला हो। स्टूडेंट बोयका से कहता है, भाई नीचे बैठ जाओ, अगर इन्होंने तुम्हें देख लिया तो यहीं RIP लिख देंगे। बोयका बोला, भाई वही तो टारगेट है, छिपकर क्या फ़ायदा। स्टूडेंट ने प्रिकॉशन देते हुए कहा, देख ये दोनों पार्क कैंगवुक जैसे नहीं हैं, ये नेक्स्ट लेवल है। और हाँ, पार्क कैंगवुक वो इनके अंडर काम करता है। मतलब कैंगवुक तो फेक बॉस था, असल वाले बॉस ये दो जुड़वा भाई हैं। वो आगे बताता है, ये दोनों ट्विन ब्रदर्स नेशनल जूडो एथलीट बनना चाहते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर जाने के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। और भाई ये दोनों तो चलते फिरते क्राइम बूस्टर हैं, इसलिए ये खुद गलतियां करने बजाय कैंगवुक जैसे लोगों को यूज़ करते हैं कमज़ोर बच्चों से टैक्स वसूलने के लिए। एकदम लीचिंग सिस्टम चल रहा है। टीच एंड स्कूल के बच्चे कुचे बच्चे टारगेट। बोयका सारी बातें सुन चुका था और फिर बोला, ओके तो बस सीधा जाकर इन दोनों को ठोकना है ना। स्टूडेंट बोला, हाँ वही करना है। और तभी वहीं बैठी पागल टिकटों का लड़की का कैमरा फिर ऑन था। मतलब दुनिया खत्म हो जाए लेकिन ये लड़की अपने फ़ोन को 1 सेकंड भी हाथ से नहीं छोड़ेगी। उसने अभी तक बोयका की पूरी फाइट की रिकॉर्डिंग फ़ोन में सेव करके रखी थी, और उसी को देखकर वो बोयका को बेड तक ले जाने का सपना देख रही थी। उसकी दोस्त बोली, तेरा दिमाग ख़राब है क्या। लेकिन अंदर ही अंदर दोस्त भी मानती थी कि बोयका वाकई बहुत हैंडसम प्लस पावरफुल है। इसी बीच ट्विंस में से एक मीना को बुलाता है। हाँ, लड़की का नाम मीना है। वो पूछता है, क्या देख रही हो फ़ोन में, इतनी हंसी किस बात की। मीना बोलती है, पहले स्मोकिंग बंद करो भाई, कहा था ना, अगर मुझे साथ बैठना है तो स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, मुझे उससे एलर्जी है। पीछे से बोयका आ रहा होता है। मीना से कहता है, चेहरा अच्छा है तो मतलब ये नहीं कि ज़ुबान भी अच्छी हो, ज़्यादा बोला ना तो यहीं तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। मीना डर के मारे थम गई। और भाई जैसे मीना का भाई अपना आखिरी डायलॉग बोल रहा था, बोयका ने सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार नी अटैक कर दिया। एक ही बार, बंदा डाउन, गेम ओवर। मीना पलक झपकाती है और बोयका उसके सामने खड़ा। पूरा सीन जानलेवा प्लस कूल प्लस पागलपन भरा। वो घबरा कर बोली, ये तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है। दूसरा ट्विन भाई चिढ़ गया, कमीने, मेरे भाई को मेरे सामने ही नॉकआउट। वो बोयका पर चढ़ता है, तेरा फाइटिंग में करियर नहीं, मॉडलिंग में फ्यूचर है। इतने सुंदर लड़के कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। पर मजाल है कि बोयका के चेहरे पर जरा भी डर दिखे। भाई सोचने लगा, इतना शांत, लगता है इसके पास कोई बैकअप है। वो आसपास देखने लगा जैसे बोयका के किसी छुपे हुए गैंग को ढूंढ रहा हो। और उसी सेकंड बोयका ने मौका पकड़कर उसके चेहरे पर सीधा जोरदार पंच मार दिया। बंदा उड़ा नहीं, घुल गया, लेकिन बोयका रुका नहीं। वो नीचे झुककर उस ट्विन के घोटों पर पूरी ताकत से लात मारता है। भाई ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा भी बाहर आ जाएगी। फिर आखिरी पंच,
और दोनों ट्विंस फुल ऑन नॉकआउट। ट्विंस तो बेहोश पड़े थे लेकिन मीना पूरा पिघल चुकी थी। वो बोली, हे भगवान, ये बंदा मेरे साथ कब सोएगा, मैं तो अब रुक ही नहीं पा रही। उसकी दोस्त बोली, हाँ हैंडसम है, पर तू जिस तरह पिघल रही है ये कौन सा साइंस है। सोच, अगर तूने इसे बॉयफ्रेंड बना लिया तो पागल खुशी में दूसरे दिन ही भगवान की प्यारी हो जाएगी। खैर, बोएका ने दो लोगों को हराया है, मतलब 50,000 प्लस 50,000 बराबर 1 लाख वॉन। स्टूडेंट ने जितना वादा किया था बोएका अब उतना कमाने वाला है। और मीना अब उसकी फैंटेसी 4 के क्वालिटी में चल रही थी। हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली सुबह हम देखते हैं कि वही क्लास के किताबी कीड़े और वो बंदा जिसने बोएका को भाड़े पर रेंट किया था, सब मिलकर बोएका को हॉलवे में एकदम किंग की तरह लेकर जा रहे हैं। और भाई, किंग की तरह मतलब पूरा पैकेज, कपड़े भी किंग वाले, चलने का स्टाइल भी किंग वाला। ऊपर से बोएका के नाम से कुछ पेपर्स भी बनाए गए हैं जहां उसे एक हीरो की तरह एडवर्टाइज किया जा रहा है, जिसे आप रेंट पे ले सकते हो। ये सब देखकर बोएका का दिमाग घूम जाता है। वो पूछता है, ओए, ये सब क्या बकचोदी चल रही है? मुझे ये फालतू कपड़े क्यों पहनाई है, और मेरे नाम से ये कैसी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो? तो वो स्टूडेंट उसे समझाता है, देख, तूने हेड को तो हरा दिया, लेकिन उसके अंडर जितने भी डिलक्स हैं उन्हें अभी तक ये खबर नहीं पहुंची। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये सब सिर्फ रूमर बनकर रह जाएगा। इसीलिए ये एडवर्टाइजमेंट लगाई जा रही है, ताकि सबको साफ पता चल जाए। आज के बाद अगर किसी ने भी गड़बड़ की तो उसके बॉस की तरह उसका भी वही हाल होगा। अब बोएका को इन सब चीज़ों से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। उसे बस पैसों से मतलब है। वो उन्हें जो करना है करने देता है। लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है उसे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि उसे मिले हैं सिर्फ 1 लाख वन। और कल कल तो उसने 4 लोगों को हराया था। डील के हिसाब से एक बंदे के बदले 50,000 वन, मतलब 2 लाख। तो वो सवाल करता है। इस पे स्टूडेंट बोलता है, हमने तुझसे सिर्फ 2 लोगों को हराने को कहा था और तूने वही किया। बाकी 2 को तूने अपनी मर्जी से पीटा तो हम उसके पैसे क्यों दें? क्योंकि डील में सिर्फ ट्विन ब्रदर्स का नाम था। अब यहाँ बोए का पूरा किंग मोड में आ जाता है। वो बोलता है, मुझे बाकी के 1 लाख चाहिए। तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे पूरा पे नहीं कर रहे। और सुन, 1 लाख देने में तुम्हारी इतनी जल्द क्यों रही है? तुम तो रिच फैमिली से हो, तुम्हारे लिए 1 लाख तो 10 रुपये के बराबर होंगे, फिर इतना ड्रामा क्यों? ये सुनकर उस स्टूडेंट के चेहरे पर शौक साफ दिखता है, क्योंकि बोएका को ये सब कैसे पता? उसकी फैमिली, उसका पैसा, सब कुछ। वो सोचता है, क्या उसने उस दिन मेरी मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे पता था कि मैं पैसे दे सकता हूँ, या फिर उसके पीछे कोई और मकसद था? हो सकता है बोएका ने अपने दोस्तों से पूरी कुंडली निकलवा ली हो। और ऊपर से बोएका बोल देता है, वैसे तुम मेरे पास नहीं आए थे, मैं ही तुम्हारे पास आया था मदद मांगने। तो जो कंक्लूजन तुम निकाल रहे हो वो मेरा प्लान नहीं था, और अब मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। ये बताओ, बाकी के 1 लाख कब दोगे? ये सुनते ही वो स्टूडेंट खुशी खुशी एग्री कर जाता, क्योंकि सच ये है, बोएका का प्लान शुरू से ही पैसे। सीन शिफ्ट होता है और अब कैमरा जाता है क्लास की उस पागल लड़की मीना पर। वो बोएका का पोस्टर उठाकर बोल रही है, कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, सीरियसली, इतना हैंडसम। मीना की दोस्त बोलती है, अब सिर्फ तू नहीं, पूरी क्लास बोएका की फ़ैन हो चुकी है। सब उसे डेट करना चाहती है। मतलब तेरा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ये सुनते ही मीना भड़क जाती है, कौन है वो कुत्ती जो मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड को ताड़ रही है? नाम बताओ मुझे। लेकिन जब मीना चारों तरफ देखती है तो पूरी क्लास में हर लड़की के हाथ में बोएका का पोस्टर, पूरा क्लासरूम पिंक पिंक। मीना का गुस्सा बोएका पर नहीं बल्कि उन लड़कियों पर फूटता है। वो चिल्लाती है, सब रुक जाओ, ये पिंक फिल्टर हटाओ और सारे पोस्टर मुझे वापस दो, वरना अच्छा नहीं होगा। एक एक लड़की से पोस्टर छीनते हुए वो वार्निंग देती है, अगर आगे से किसी के हाथ में मेरे हस्बैंड का पोस्टर दिखा तो गंजा कर दूंगी। डैम, अगर ऐसी गर्लफ्रेंड हो तो बंदा लॉयल ना हो।
ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी यही दुआ करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स को ऐसी गर्लफ्रेंड मिले, लेकिन अच्छी एज में। अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना लेकिन मीना के प्यार ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे लगने लगा हर एक लड़की उसके हस्बैंड पर लाइन मार रही है। मतलब सोचो, अगर उसकी वार्निंग के बाद भी किसी के हाथ में पोस्टर दिख गया तो अंजाम क्या होगा। ये सोचते हुए वो वापस अपने दोस्त के पास आकर बैठती है और बड़बड़ाने लगती है, ये लड़कियां वो कितनी खड़ूस हैं यार, इनको शर्म नाम की चीज़ पता ही नहीं है। किसी के हस्बैंड को ऐसे ताड़ना कितनी रूड बात होती है। फिर खुद को समझाती है, खैर अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं अपनी वार्निंग दे चुकी हूँ, अब अंजाम ये खुद अपने हाथों से लिखेंगे, बस जीना है या मरना। तभी उसकी फ्रेंड नोटिस करती है कि मीना के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया है और उसे देखने को कहती है। मीना जैसे ही फ़ोन उठाती है तो उसे पता चलता है, मैसेज आया है, एक बंदे का नाम है जैंग नव। पूरा नाम उसने सेव किया है, जैंग नव पॉवर्ड बस्टर, आसान शब्दों में ठरकी लड़का। मैसेज में वो पूछ रहा था कि मीना उसे इग्नोर क्यों कर रही है, और फिर लिखता है, अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगी तो मैं खुद पर्सनली मिलने आ जाऊंगा। और तभी सीन शिफ्ट। अब कैमरा जाता है एक स्लम्स एरिया में जहां हमें वही बंदा दिखता है, जैंगनव, वही जिसने मीना को मैसेज किया था। जैंगनव सुमन हाई स्कूल से नहीं है बल्कि हियोन गिल हाई स्कूल से है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहाँ का टॉप फाइटर भी है। लोग उसे साउदर्न सियोल का किंग कहते हैं, और किंग होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो पीजी चियोल का सबॉर्डिनेट है। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे हम पीजे ही बुलाएंगे। अब पीजे कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, वो 12 नेशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। और ये 12 नेशन क्या है, असल में 12 खतरनाक लोग हैं। लेकिन जब बोए का इसके बारे में पूछता है तो स्टूडेंट कहता है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन पे फोकस करो, क्योंकि आज का टारगेट है जैंग यूनवू, और ये ऐसा अपोनेंट है जिसे तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो आगे समझाता है, लास्ट टाइम हमारी किस्मत अच्छी थी कि ट्विन ब्रदर्स को हरा पाए, क्योंकि उनमें से एक को हमने अनएक्सपेक्टेडली बहुत जल्दी बेहोश कर दिया था। लेकिन ये बंदा, ये अलग लेवल का है। ये यंग स्टार बॉक्सिंग टूर्नामेंट का 2 या 3 बार का चैंपियन रह चुका है। और इसकी फिजिक, ये किसी बच्चे जैसी हो ही नहीं सकती। ये खुद में एक पूरा बीस्ट है। वो उदाहरण देता है, ट्विन ब्रदर्स ने भी एक बार गलती कर दी थी, दोनों ने एक साथ इस पर हमला किया। रिजल्ट, दोनों की बहुत बुरी हालत हुई। ये सुनकर बोए का बोलता है, मैंने भी तो उन्हें हरा दिया था, डरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन स्टूडेंट लॉजिकली समझाता है, जो भी हो इस फाइट को सीरियस लेना, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रूल है। अगर इसकी नज़र किसी पर पड़ गई तो चाहे वो चीज़ हासिल करनी हो या किसी की लाइफ बर्बाद करनी हो, ये इतना टॉर्चर करेगा कि सामने वाला खुद हार मान ले। इस लेवल तक टॉर्चर कि इंसान खुद बोले, इस ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। क्योंकि कोई भी इसका टारगेट नहीं बनना चाहता। ये बंदा दिमाग से थोड़ा टेढ़ा है, पता नहीं कब कहाँ और क्या कर दे। स्टूडेंट आगे बोलता है, मैं ऊपर से तेरी फाइट देखूंगा, और अगर मामला ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ तो मैं पुलिस कॉल कर दूंगा। ये सब प्रोटोकॉल बताकर वो बस यही साबित करना चाहता था कि मामला कितना सीरियस है। इसीलिए वो बोएका से रिक्वेस्ट करता है, इस फाइट को मजाक में मत लेना। लेकिन तभी जब स्टूडेंट पीछे मुड़कर देखता है तो बोएका वहाँ होता ही नहीं। वो या तो बातों के बीच में या पहले ही नीचे जा चुका था। अब सीन दोबारा जैंगनव पर जाता है। वो मीना से बोलता है, अरे मेरी प्यारी मीना आ ही गई, सीरियसली तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। अगर तुम कॉल उठा लेती तो जैसा मैंने कहा था वैसा ही रहता, और तुम्हारे दोस्तों को मैं इतना टॉर्चर नहीं करता। बीबी, समझ रही हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं किसी को भी तुम्हारे लिए हर्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर मीना बोलती है, मजाक करना बंद करो, ये मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। और तभी पता चलता है कि वहाँ पार्क कैंगवुक भी मौजूद है। वो मीना से बोलता है, अरे क्या हम क्लोज नहीं थे, क्या हम दोस्त नहीं थे। मीना सीधे पॉइंट पर आती है, वो तब था जब तुम सुमन हाई के बॉस थे, और याद है ना उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट ने तुम्हारी कैसे मारी थी। फिर भी तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहूं। मुझसे कभी बात मत करना, ये मेरी वार्निंग है।
कैंग वुक को अब अपनी ही करतूतों की सज़ा मिल रही थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था। उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो सुमन हाई का बॉस था, ना कि उसकी पर्सनैलिटी या लुक्स की वजह से। मीना का इतना एटीट्यूड देखकर जैंग नव और भी ज़्यादा उस पर फिदा हो जाता है। वो बोलता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। तुम्हें पता है ताकत के साथ रहकर ही ज़िंदगी सही चलती है। तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? मीना मन ही मन सोचती है, तेरे पीले गीले दांत, ब्रश भी नहीं करता, मुंह से बदबू आती है, और चला है मुझे पार्टनर बनाने। जैंग नव इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका था कि मीना के सामने हाथ जोड़ने लगा। बस एक ही रिक्वेस्ट, मेरे साथ डेट पे चलो। सिर्फ 3 डेट्स बस। लेकिन असल सच्चाई, वो सिर्फ मीना को बेड तक ले जाना चाहता था, क्योंकि आजकल की रियलिटी यही है, प्यार सिर्फ बेड तक। और ये बात मीना बहुत अच्छी तरह समझ रही थी, इसीलिए उसकी नज़रें एकदम ठंडी थीं। वो उसे गिरी हुई नज़रों से देख रही थी, जो जैंगनव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो पागल मेंढक जैसी शक्ल बनाकर बोलता है, क्या तुम अपने ओपा पर ट्रस्ट नहीं कर सकती? सिर्फ एक बार भरोसा करो, मैं तुम्हें दिन में तारे दिखा दूंगा। क्या घटिया इंसान है यार। तभी अचानक तेजी से एक बोतल उसकी तरफ उड़ती है। अगर टाइम पर ना देखता तो बोतल सीधा उसके सिर पर लगती। ये बोतल किसी और ने नहीं, बोएका ने फेंकी थी। हालांकि बोतल सीधी नहीं लगी तो जैंग नव डिसपॉइंट होकर बोलता है, मैं ये मामला जल्दी खत्म करना चाहता था, लेकिन खैर। अब मीना पहले से ही बोएका को इतना पसंद करती है कि उसे देखकर उसे लगता है बोएका उसे बचाने आया है। वो और भी ज्यादा पानी पानी हो जाती है। मन ही मन बोलती है, मैं अभी इसे पकड़कर यहां लेटना चाहती हूँ। शिट, मेरा क्या होगा? लेकिन जब पार्क यूनवू बोएका को देखता है तो पूछता है, ये कौन है? बोएका पूरे स्वैग में जवाब देता है, वही जो यहाँ तेरा कीमा बनाएगा। और यहीं पर मीना और भी ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाती है। कंफ्यूजन नहीं, बल्कि अब मीना को दिल से यकीन हो चुका था कि यहाँ जो ट्रांसफर स्टूडेंट खड़ा है, यानी उसका हीरो, वो उसी की मदद करने आया है, क्योंकि सीक्रेट में वो मीना को पसंद करता है। हालांकि बोएका ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक गीगा चैड है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले बोएका की नज़र एक बार फिर मीना पर पड़ जाती है। वो दिल ही दिल में सोचता है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ ये लड़की मुझे ज़रूर दिख जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये कोई प्रोबेबिलिटी है जो प्री प्लान होकर आती है। क्या ये मुझे ऑब्जर्व कर रही है? अजीब लड़की है। इन आंखों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ का नशा चढ़ा हो। गुस्से में आकर वो पार्क मीना से बोलता है, ओए पागल लड़की, तुझसे बात कर रहा हूँ। मीना बोलती है, हाँ मेरे हीरो बोलो। बोए का उसका चेहरा पकड़कर वार्निंग देता है, मुझे नहीं पता तू यहाँ कौन सी खिचड़ी पका रही है, लेकिन अगर मुझे ज़रा सा भी शक हुआ कि तू मेरे लिए खतरा है या किसी के कहने पर मेरा पीछा कर रही है, तो मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगा, गला घोंट कर। ये वार्निंग कम, मीना के लिए प्रपोजल ज़्यादा था। मीना गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, हाँ ज़रूर मारो, यही मार डालो, प्लीज़ मुझे मार डालो। ये देखकर जैंग यूनवू भड़क उठता है। उसकी फेवरेट औरत को कोई और इस तरह टच करे, ये उसे बर्दाश्त नहीं। वो गुस्से में सोचता है, एक तो ये पता नहीं कहाँ से टपक आया, ऊपर से मेरी लड़की को मेरे सामने छू रहा है। अब तो ये गया। इतना बोलते ही जैंग यूनवू बोएका पर अटैक कर देता है। वहीं पास खड़ा पाक कैंगवुक दिल ही दिल में सोचता है, अब तो बोएका गया। ये उसकी दूसरी और आखिरी गलती है, क्योंकि ये अटैक जैंग यूनवू का ट्रेडमार्क अटैक है। इसी अटैक से लोग उसे जानते हैं। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि कोई देख ही नहीं पाता। लेकिन ये नियम सब पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ बात बोएका की हो रही है। वो अटैक को आते हुए देख लेता है और उस पर थूक देता है। जैंग यूनवू थूक को देख लेता है और हाथ से रोक भी लेता है। वो सोचता है, ये तो बस थूक थी, मुझे लगा कोई लिक्विड या एसिड फेंका है। वो खुद को कवर तो कर लेता है, लेकिन तब तक उसे महसूस हो चुका था वो जाल में फंस चुका है। लेकिन किस टाइप का जाल, समझने से पहले ही नीचे से बोएका की किक सीधे उसके पेट पर लगती है। हालत खराब। गुस्से में जैंग यूनवू चिल्लाता है, आज तो तू गया बेटा,
और तभी बोए का फिर से उसके सामने, इस बार हाथ में स्टील का स्टूल। ये देखकर जैंग यूनवू बोलता है, ये पागल है क्या? पहले थूकता है, अब लोहे का स्टूल उठा लिया। लेकिन स्टूल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था, असली अटैक था, एक अंडरकट। इतना शार्प कि जैंग यूनवू हैरान रह जाता है। गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि एक तो वो पिट रहा है, दूसरा उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल रही है। वो दोबारा अटैक करता है। बोए का स्लिक बॉडी की तरह आसानी से डॉज कर लेता है। दूसरा पंच, वो भी डॉज, लेकिन पंचेज इतने तेज और शार्प थे कि हवा में ही बालों को स्प्लिट कर देते हैं। ये देखकर पार कैंग वुक दिल में सोचता है, जैसा सोचा था, इसके पंचेज बहुत ज़्यादा शार्प है। ट्रांसफ़र स्टूडेंट चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, आज तो ये गया। लेकिन ये सिर्फ कैंग वुक की सोच थी, क्योंकि बोएका के चेहरे पर ना डर था ना घबराहट। वो बस अटैक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा था। काउंटर में वो जैंग की पसलियों पर एक हैवी पंच मारता है। पंच जोरदार था, लेकिन पसलियाँ नहीं टूटी। जैंग राहत की सांस लेता है। लेकिन ये भी बोएका का प्लान था। अगले ही पल वो मेटल स्टूल से लेफ्ट पसलियों पर एक ही वार में क्रैक कर देता है, बिना रहम। सांस लेना मुश्किल। जैंग घुटनों पर आ जाता है। उसके दोस्त देखते ही दंग रह जाते हैं। अब बोएका उसे घुटनों पर बैठाकर बोलता है, तू मेरा नाम पूछ रहा था ना, छोड़। उस लड़के ने कहा था हराने के बाद क्या बोलना है। उसे वो डायलॉग याद ही नहीं रहता जो स्टूडेंट ने बताया था, और सरप्राइजिंगली वो उसका उल्टा ही बोल देता है। अगर आगे से मैंने तुझे ऐसे काम करते देखा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोबारा किया तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। आज के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर दिखा ना, तो तू जिस चीज़ से प्यार करेगा, जो भी तेरे सबसे करीब होगी, मैं उसे तेरे सामने डिस्ट्रॉय कर दूंगा। समझे? शांति से जिंदगी जी, वरना तेरा अंजाम मेरे हाथों बहुत बुरा होगा। इतनी इंसेंट वार्निंग सुनकर जैंग यूनू पूरी तरह टूट जाता है, पैंट गीली, और वो मान जाता है। आज के बाद बुरे काम छोड़ देगा। सब ठीक था। लेकिन पार्क मीना, वो अपनी ही डलजेंस में खोई हुई थी। वो दिल ही दिल में बोल रही थी, प्लीज़ मेरे हीरो, मेरे लिए मत लड़ो। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं ज़मीन पर लेटा दूँ? शिट, मेरा क्या होगा? मैं अच्छे घराने से हूँ, ये सब मुझे शोभा नहीं देता। लेकिन अगर तुम बोलो तो मैं तैयार हूँ। जस्ट डोमिनेट मी। भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब सीन शिफ्ट। अगले दिन हम देखते हैं वो एक बॉडी, या तो बुरी हालत में या फिर मर चुकी, वो भी एक पंचिंग बैग में। ये एक ट्रेनिंग जिम था। वहाँ सुमन हाई स्कूल के एग्जीक्यूटिव्स बात कर रहे थे। खबर ये थी, जैंग यूनवू फाइट हार चुका है, वो भी सुमन हाई स्कूल के एक बंदे से। इतनी इंटेंस फाइट कि उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। लोग सोचने लगे, जैंग इतना कमज़ोर नहीं है, ज़रूर कई लोगों ने मिलकर मारा होगा। लेकिन ये सच नहीं था। फिर भी जो लोग उस जिम में थे, वो बदला लेने के लिए ये बात अपने बॉस तक पहुंचा देते। ये बॉस एक टकलू बंदा, नाम इम जंग, अपने स्कूल का 4th रैंक टॉप फाइटर। और सुमन हाई स्कूल पर राज करना इसे बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ उसका नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो सवाल ये है, वो बंदा कौन है जो इतनी भगदड़ मचा रहा है? इसी को चेक करने के लिए इम जंग और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं, चलो देखते हैं ये बंदा आखिर है कौन। और अगर किस्मत अच्छी रही तो उसे उसकी औकात भी याद दिला देंगे, क्योंकि आज भी इम जंग जिंदा है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इम जंग सुमन हाई स्कूल पहुंच चुका है। वहां उसने पार्क कैंग वुक और उसके अंडर काम करने वाले बाकी सभी लड़कों को ऑडिटोरियम में इकट्ठा कराया होता है। वो पूछता है कि क्या सब लोग आ चुके हैं, तो जवाब में सब लोग हाँ कहते हैं। कोई भी मिसिंग नहीं है। शायद ये पहली बार था जब पार्क कैंग वुक ने इम जंग को इतने करीब से देखा था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये लड़का तो मुझसे 1 साल छोटा है, लेकिन साउथ एशिया में उम्र नहीं, तुम्हारा फाइटिंग रैंक मायने रखता है। यहाँ सब कुछ तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी इम जंग को कुछ कमी महसूस हो रही थी। इस पर पार्क कैंग वुक समझाता है कि कैफेटेरिया में हंगामा हुआ था और चोरी के केस में कुछ लोग तो हॉस्पिटलाइज तक हो गए। इसी वजह से स्कूल उसे थोड़ा खाली खाली लग रहा होगा। मगर इम जंग उन सब के बारे में नहीं पूछता। वो सीधे उन दोनों जूडो ट्विन ब्रदर्स के बारे में पूछता है।
कि वो कहाँ है। तब सच बताते हुए कैंग वुक कहता है कि उनके गोटे एक्सप्लोड हो गए। ये सुनकर इम जंग को हंसी आ जाती है, क्योंकि वो पटाखों की बात नहीं कर रहा बल्कि गोटों की बात है, और वो अपने आप कैसे फट सकते हैं। गुस्से में आकर वो अचानक पार्क कैंग वुक के पेट पर जोरदार पंच मारता है। फिर उसके बाल पकड़कर कहता है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? मैं जब भी यहाँ आता हूँ मामला सीरियस होता है, और तुम मेरे आने का मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन हमें पता है ये सच में मजाक नहीं था। वो सब अपने आप हुआ था, जिसे वो बता भी नहीं सकता, वरना जिन सोहियन का राज खुल जाता कि उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने सिर्फ 2 दिनों में एक बॉस के 2 एग्जीक्यूटिव्स को हरा दिया। इमजंग उसे छोड़ते हुए कहता है, शायद तुम्हें सच में समझ नहीं है कि मैं जब आता हूं तो मामला कितना सीरियस होता है। और वो उसे फिर से मारने ही वाला था कि कैंग वुक को मजबूरन उस ट्रांसफर स्टूडेंट बोएका का नाम लेना पड़ता है। ना चाहते हुए भी उसे कैफेटेरिया वाले केस से लेकर ट्विन ब्रदर्स और फिर जैंग यूनवू तक सारी बातें बतानी पड़ती है। इमजंग ये सुनकर पूछता है, ठीक है, लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया? खैर छोड़ो, क्या वो कमीना अभी यहाँ मौजूद है? मुझे उससे बात करनी है। सीन कट होता है और जाता है मीना पर। वो क्लास में बैठी अपने फ़ोन पर बोयका की वीडियो देख रही होती है और अंदर अंदर खुश हो रही है। उसे वह दिन याद आ जाता है जब वो खतरे में थी और बोयका ने उसकी जान बचाई थी। वो मानती है कि उसने बोयका को नहीं बुलाया था और बोयका भी खास उसके लिए नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसने मदद तो की ही थी। ये बात उसके दिल को छू जाती है। वो वीडियो जो मीना देख रही थी, वो खुद उसने चोरी छिपे रिकॉर्ड की थी जब बोयका लंच कर रहा था। और जब बोयका को पता चलता है कि वो उसे रिकॉर्ड कर रही है, तो वो सख्त होकर कहता है, रिकॉर्डिंग बंद करो, नहीं तो ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां कोई गवाह नहीं होगा। ये सुनकर मीना तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसका तो सपना ही यही है कि वो और बोयका अकेले हों। टीचर क्लास में अनाउंस करता है, फिल्म क्लब के लिए 2 स्टूडेंट्स चाहिए। जो भी मेंबर है हाथ उठाएं। पूरा क्लास हाथ उठा देता है, यहाँ तक कि मीना भी। ये देखकर टीचर खुश हो जाता है, लेकिन मीना नोटिस करती है कि सारे किताबी कीड़े भी हाथ उठा रहे हैं और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती है, इन लोगों को तो बस किताबें घूरना आता है। अगर ये फिल्म क्लब में आ गए तो क्लब भी किताबों जैसा बोरिंग बन जाएगा, क्योंकि मीना के लिए फिल्म क्लब स्कूल का दिल है और वो चाहती है कि उसका चार्म और निखरे, ताकि बोयका उसे और ज़्यादा पसंद करने लगे। वो तो यहाँ तक विजुलाइज करने लगती है कि जब वो और उसका होने वाला हस्बैंड फेमस हो जाएंगे तो कैसे कैसे डेट्स पर जाएंगे, और फिर क्लब को बचाने के लिए उसके अंदर से नेगेटिव ओरा निकलना शुरू हो जाता है, जिससे सब डर जाते हैं और धीरे धीरे सब अपने हाथ नीचे कर देते हैं। सीन जाता है बोयका पर, जो मीना के बारे में सोच रहा है, रोमांस में नहीं बल्कि शक में। उसे लगता है कि मीना को उसके पिता ने जासूस बनाकर भेजा है और वो शायद ब्लैकहेड ग्रुप की टॉप लेवल मेंबर होगी, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी वहां नहीं देखा। उसका दोस्त जब पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, तो बोयका बताता है कि वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा है जो हर मिशन पर उसे फॉलो करती है। उसका दोस्त पहले तो समझता है कि वो उसकी नाक के ब्लैकहेड्स की बात कर रहा है, फिर बात कंफर्म होती है कि वो मीना की बात कर रहा है। जब दोस्त पूछता है कि वो कौन सा क्लब ज्वाइन करेगा, तो बोयका कहता है, एनीमे क्लब। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि बोयका जैसा लड़का और एनीमे क्लब, इतने में पार्क कैंग वुक और इमजंग वहां पहुंच जाते हैं। पार्क कैंग वुक इमजंग को बोयका की तरफ इशारा करता है और कहता है, यही है वो बंदा जिसने ट्विन ब्रदर्स के गोटे फोड़ दिए थे। बार बार गोटे गोटे सुनकर इमजंग तंग आ जाता है। क्यों भाई, हर बात में गोटे ही घुसा देता है क्या? एक बार और नाम लिया तो तुम्हारे अपने गोटे तुम्हारे मुंह में दे दूंगा। कैंग वुक को समझ आ जाता है कि अब इस टॉपिक को यहीं छोड़ देना चाहिए। अब इमजंग की नज़र बोयका पर टिक जाती है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है कि ट्विन ब्रदर्स तो छोड़ो, जैंग यूनवू को भी हरा दिया। और वहीं वो दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि उसे इस लड़के से लड़कर उसकी असली स्ट्रेंथ जाननी है। पार कैंग वुक भी आग लगाने लगता है, हाँ, इस कमीने को छोड़ना मत,
लोगों को सिर्फ एक टेस्टलेस फूड के लिए पीट दिया था, लेकिन इम जंग उसे ही डांट देता है। चुप बे, पकड़ा मुझे भी पसंद है। फिर वो धीरे धीरे बोयका की ओर बढ़ने लगता है, मगर उधर बोयका और उसका दोस्त अपनी ही बातों में बिजी है। बोयका का दोस्त बताता है कि वो खुद एनीमे क्लब का मेंबर है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि बोयका भी वही क्लब ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी एकदम जमीन आसमान है। अचानक बोयका उठकर आगे दौड़ता है। उसका दोस्त शॉक्ड, क्या हुआ भाई, टट्टी आ गई क्या? इतनी तेज तो लोग तभी भागते हैं। लेकिन बोयका चुप रहता है और सीधा आगे बढ़ जाता है। पार्क कैंगवुक अंदर ही अंदर घबरा जाता है। ये हमारी तरफ कौन सी बवाल लेकर आ रहा है? ये बंदा पागल तो पहले से ही था, लेकिन इतना पागल होगा ये नहीं सोचा था। उसे लगता है बोयका सीधा अटैक करने ही वाला है। जब बस 1 फुट का फासला बचता है तो इमजंग बोलता है, हाँ, तुम अलग हो, बाकी लोगों जैसे नहीं, लेकिन ये दम मेरे साथ फाइट करके बचता है या नहीं देखते। ज्यादा बातें नहीं करता मैं तुम्हें बाकी सबसे ऊपर मानता हूँ। और वो फटाक से पंच मारता है, लेकिन बोयका उसे डॉज कर देता है। दूसरा पंच, वो भी डॉज। और फिर बोयका अचानक वहां से निकलकर सीधा मीना की तरफ भाग पड़ता है। इमजंग भरोसा नहीं कर पाता। क्या, एक लड़की के लिए मुझे इग्नोर कर दिया? उधर मीना अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। उसे पूरा भरोसा है कि बोयका फिल्म क्लब ही ज्वाइन करेगा, एनीमे क्लब। नो चांस। और तभी पलक झपकते ही बोयका उसके सामने आ खड़ा होता है। मीना तो खुशी से फटने ही वाली, चिल्लाकर बोलती है, मेरे हस्बैंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ड्रामे से बताती है कि वो जानबूझकर यहीं रुकी ताकि दोनों की टक्कर हो और वहीं से रोमांस शुरू हो जाए। और सच में दोनों टकराते हैं, मीना नीचे बोयका ऊपर। बोयका छिड़कर पूछता है, आखिर मेरा पीछा कब छोड़ोगी तुम? लेकिन मीना तो अपने ही ड्रीमलैंड में खोई है, उसके दिमाग में तो अलग ही फिल्म चल रही है। बोयका फिर पूछता है, ये पोस्टर्स, क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो? क्या तुम्हारे फादर ने भेजा है? फादर का नाम सुनते ही मीना गलत समझ लेती है। उसे लगता है बोयका उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता है। हालांकि बोयका साफ कहता है, मेरे फादर से कहना, वो कभी नहीं आएंगे। मीना फिर से बात उलटी समझ लेती है। वो तो शादी तक सोच लेती है। उधर पीछे से इमजंग आग बबूला, क्योंकि बोयका ने उसे इग्नोर कर दिया था। वो ऊपर से आकर उसे कुचलने जैसा किक मारना चाहता है, लेकिन बोयका मीना को पकड़कर रोल करता है और अटैक डॉज हो जाता है। मीना फिर से कुछ और ही समझने लगती है कि अब तो पब्लिक के सामने कुछ कुछ हो जाएगा। बोयका छिड़कर बोलता है, आखिर तुम्हारा मसला क्या है टकले? टकले शब्द सुनकर इमजंग कहता है, तुम एक कीड़े की तरह मर क्यों नहीं जाते? तो बोयका धमकी देता है, मैंने तुम्हें जाने का मौका दिया था, अब कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर इमजंग बुरी तरह भड़क जाता है और लगातार अटैक करता है। पहला डॉज, दूसरा डॉज, तीसरा डॉज, चौथा वॉज द डॉज, पांचवा डॉज। बोयका हर बार से आसानी से बच जाता है। वो काउंटर मारने ही वाला था कि तभी स्कूल के डिप्टी आ जाते हैं और लड़ाई रोक देते हैं। उन्हें पता चलता है कि इमजंग इस स्कूल का नहीं है तो सवाल करने लगते हैं। इमजंग बोयका को बोलता है, लकी निकला तू, वरना तेरी हालत ख़राब कर देता। लेकिन मिलेंगे फिर स्कूल के बाहर। और जाते जाते कहता है, सुना है गोटे फोड़ने में माहिर हो, देखते हैं मेरे पहले फूटेंगे या तुम्हारे। और सिगरेट जलाकर चलता बनता है, लेकिन तभी बोयका पीछे से सीधा उसके सिर के पीछे पंच मार देता है। इमजंग वहीं बेहोश गिर जाता है। डिप्टी शॉक्ड, लेकिन बोयका बोलता है, टकले, लड़ाई में कभी पीठ नहीं दिखाते। पार कैंग वो कांप जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इतना क्रेजी हो सकता है। वो सोचता है, ये तो एमसी से ज़्यादा विलेन लगता है। और अब तो फाइट तय हो चुकी है। जब इमजंग उठेगा कुछ बड़ा होने वाला है। सीन कट होता है सियोल सिटी के एक घर पर। एक ब्लड हेयर वाला लड़का एक आदमी को टॉर्चर कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड को बांधकर उबलता पानी उसके पैरों पर डालता है। वो उसे धमकाता है कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी गर्लफ्रेंड को सेक्स स्लेव बना देगा। और फिर हाथ में जली हुई सिगरेट लेकर उसकी आंख जलाने ही वाला होता है कि तभी फोन आता है। कॉल पर खबर पहुंचती है, इम जंग का हाल खराब हो गया है। और तब पता चलता है कि ये लड़का है जंग चैन, इम जंग के स्कूल का सेकंड रैंक टॉप फाइटर।
चेहरा सांप जैसा, आंखें काली और पूरा शरीर टैटू से भरा। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।